अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, अब्दुल्ला हुमा के साथ। अब आप ये सोच रहे हैं और बहुत से अब सवालात कर रहे हैं लोग कि भाई हुमा इतने दिन हो गए हैं, कहाँ गायब हैं। तो फाइनली हमने सोचा, पहले हम तजब्जुब का शिकार थे, फिर हुमा से मेरी डिस्कशन हुई कि आपको क्या बताया जाए, लेकिन अब अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ओवर द वीकेंड ही उनका जो कोविड-19 का टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। तो यस, शी इज़ कोरोना पॉजिटिव एंड शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ एंड हर फैमिली एज वेल, क्योंकि उनके सारे घर वालों को भी कोरोना हो चुका है, जिसमें उनके भाई, उनके शौहर और उनकी वालिदा भी शामिल हैं। तो उन्होंने स्पेशली मुझसे ये कहा कि अब्दुल्ला, जाते ही सुबह ये बताना है और मेरे देखने वालों से, हमारे चाहने वालों से, जो भी इस वक्त देख रहे हैं, दरख्वास्त करनी है कि अल्लाह ताला इनके अहल खाना को और हुमा को जल्द ठीक करे। सो यस, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम हुमा। लेकिन आप बताएं, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अब कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया है कि एट टाइम्स लगता है कि कितना ख्याल भी रख लें, कहीं से तो लगना ही है। लेकिन ये आपने ख्याल, ये सोच जहन में ला के जो एहतियाती तदाबीर आप अपना रहे हैं ना, इनको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि यही एहतियाती तदाबीर हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोना बार बार, जो आपको अभी तक बचाए रखे हैं अगर आप बचे हुए हैं तो। और अगर नहीं तो आप इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। अपने माइंड को, अपने जहन को मुस्बत चीज़ों की तरफ राग़िब करें, मुस्बत सोचें, आपको बीमारी से ओवरकम करने में मदद मिलेगी। अच्छा जी, ओवर द वीकेंड हमें पता लगा है कि कोरोना के 19 पॉइंट्स हैं और हर मुल्क में वो डिफरेंट तरीके से होता है। इस पर काफ़ी बात हो चुकी है और उन वज़ीर साहिबा ने माजरत भी कर ली है, लेकिन हम बस यहाँ ये सोच लें और इस पर गौर कर लें तो ये काफ़ी होगा कि इन वज़ीर साहिबा का पोर्टफोलियो जो है ना, वो माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज का है, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग डील। ठीक है, इस पे ज़रा गौर करें, क्योंकि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, चाहे मौसमियाती तब्दीली हो, चाहे बारिशों का ज़्यादा होना हो या कम होना हो, या फसलें तबाह हो रही हों, ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। सो इट हैड टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको यहाँ लगाया जाना चाहिए था, बट इंस्टेड वी हैव हर। जनाब, ज़बरदस्त ट्रिब्यूट एक शामिल करेंगे अमजद साबरी साहब को। वाकई अब भी सोचें तो यकीन नहीं आता कि क्योंकि इनकी आवाज़ हमारी ज़िंदगियों में इतनी रची बसी है और वो हमारी ज़िंदगी का मुख्तलिफ मौक़ों पे ऐसे हिस्सा है कि हमें अभी तक ये यकीन नहीं आता कि ये अब हम में नहीं हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अभी हम कोरोना के मामलात से बात शुरू करेंगे, क्योंकि हम सब, मुझ समेत, लोग मानने को तो तैयार है नहीं। अभी भी ऐसे लोग जनाब जो कहते हैं कि नहीं, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, अब कोई ज़्यादा हवा बनाया हुआ है। और बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि मास्क पहनने में तो दम घुटता है। तो भाई, या तो दम घुटा लो या फिर जान बचा लो। अच्छा जी, पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,81,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि अब तक ये वबा 3,590 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जान ले चुकी है। पिछले 24 घंटे में 30,520 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन नज़र आ रहा है कि ज़्यादा मौसर साबित नहीं हो रहा। वही तीतर बटेर वाली बात है, आधा तीतर और आधा बटेर। टेस्टिंग की जा रही है तो वो भी इंतहाई कम है। अब हुकूमती सतह पर मास्क पहनने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की अक्सरियत मास्क पहनने की जहमत नहीं करती। कोरोना का फैलाव रोकने से मुताल्लिक हुकूमती कोशिशों पर भी सवालात उठ रहे हैं। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना से जाबाहक अफराद में से तकरीबन 2,500 अफराद की उम्र 50 से जायद है, 50 साल से यानी जायद है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए 5 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। हैं कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, सबका मास्क पहनना, फ़िज़िकल डिस्टेंस रखना या सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथों की सफाई, धोना, आपने बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पे उनको बचाना और उनका ख्याल रखना, और उसकी तफसील मैंने आपको काफ़ी बताई। और दूसरे ये कि जो पहले से बीमार लोग हैं, दूसरी बीमारियों का शिकार है, उनको हमने कैसे ख़ास तौर पे उनकी निगहदाश्त करनी है इस ज़माने में कि जब हम पाकिस्तान में कोरोना वायरस की बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैली हुई है। मुअव्विन खुसूसी सेहत ने तो संजीदा गुफ्तगू की और लोगों को एहतियाती तदाबीर बताई, लेकिन वफाकी काबीना में ही ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो कोविड-19 की अजीबो गरीब तशरीह करके आवाम को कन्फ्यूज़ कर रही हैं। और इस पर जो वो एंकर साहब बैठे हुए थे, उनका तायीद में सर हिलाना, और हम इस पर कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अच्छा जी, इस पर वजाहत दे दी गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ के ही लोग पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत को कैटेगरी सी भी करार दे चुके हैं और ये तो हमारे ही शो पे सानेहा हुआ था। दूसरी जानिब हुकूमत लोगों को जिन पाबंदियों का कह रही है उस पर अमल करवाने में भी खुद नाकाम है। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। स्मार्ट लॉकडाउन का हाल ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी मीम्स बन रही हैं, कहा जा रहा है कि बस घूम कर जाना ही है स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा नाम। सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लोग बाकायदा ये वीडियोस अपडेट करते रहे ऑन सोशल मीडिया के जनाब हमने यहाँ से बैरियर हटाया और इस गली से नहीं उस गली से निकल जाओ और दफ्तर तो जाना ही है। ज़ाहिर है दफ्तर वालों को भी आप बीइंग वेरी ऑनेस्ट कैसे कन्विंस करेंगे कि आपके इलाके में तो स्मार्ट लॉकडाउन है और आपको दफ्तर नहीं आने दे रहे। दे आर नॉट गोइंग टू बाय इट कंसिडरिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। और माशाल्लाह हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जिस सतह पे पहुंच गई है, हर शख्स चाहता है कि वो इस तरह का कोई रिस्क ना ले और जब दफ्तर वाले बुला रहे हैं तो वो जाए, चाहे बी द स्मार्ट लॉकडाउन और बी इट नॉट। लाहौर और कराची की सूरत हाल हम मालूम करेंगे। अमीन हफीज़ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर से, वो हमें ज्वाइन करेंगे और खावर खान इज़ ज्वाइनिंग अस फ्रॉम कराची। सो पहले तो अमीन आपके पास चलेंगे क्योंकि लाहौर वालों से तो बहुत शिकायत हैं, आपको पता ही है। यास्मीन राशिद साहिबा भी सर पकड़ के बैठ गई थी हमारे ही जियो पे ही। तो कुछ बेहतरी आई है एटीट्यूड में और लोगों की सीरियसनेस में कि हाँ अब मास्क पहने हुए लोग नज़र आएँ और अब वाकई अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या SOPs पर? जी अब्दुल्ला, आपने ये बड़ा खूबसूरत सवाल कर दिया और यही वो सवाल है जो कोरोना की रोकथाम में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। ये SOPs हैं जो आप सवाल कर रहे हैं। बात ये है कि पहली बार जब कोरोना की वबा हमारे यहाँ आई पाकिस्तान में तो किसी ने इसको सीरियस लिया ही नहीं, ना हुकूमत ने, ना अवाम ने और ना जिम्मेदारान ने। कहीं कहीं इस पे काम हुआ। अब ये हालत आ गई है कि अब हुकूमत, आम शहरी, दुकानदार, आम आदमी ये बात जान चुका है कि कोरोना है और वो जान ले रहा है। ये बात लोगों के अब दिमाग में बैठी है। अब हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने जो SOPs जारी की है, बड़ी मेहनत करी है गवर्नमेंट, इसलिए कि बेचारी इनका कोई एक्सपीरियंस पूरी दुनिया की तरह हमारी हुकूमत का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पहले ये वबा आई नहीं, ये पहली दफ़ा आई है और इस पे किसी को इतना एक्सपीरियंस नहीं, ना आवाम को, ना हुकूमत को, ना हमारे अथॉरिटी पॉलिसी मेकर्स को। तो अब ये बात समझाने में टाइम लगा आवाम को कि SOPs पर अमल करें। अब होता क्या है, ये देखिए मेरे पास मास्क है, मैंने ले लिया, मैंने इसको पहना। अब मैंने कैसे पहना, यूं करके मैं पहन रहा हूं, यूं करके मैं हाथ लगा रहा हूं और ये मैंने यूं कर दिया। अब इसके बाद बार बार मैं बात करते हुए इसको कभी नीचे कर रहा हूं, कभी मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, कभी मैं उतार के इसको जेब में डाल रहा हूं, कभी जेब से निकाल के मैंने इधर टेबल पे रख दिया है, टेबल से उठा के फिर मैंने इसको इधर लगा दिया है। ये टोपी ड्रामा हो रहा है पूरे मुल्क में। खुदा के लिए कौम को ये बता दें कि मास्क पहनने का एक प्रोटोकॉल है। क्या प्रोटोकॉल है? आपने मास्क को यूं पकड़ना है, आपने यहां से लेके आपने यूं इसको लगाना है, मास्क को हाथ नहीं लगाना, फिर इसको आपने यहां से टाइट कर देना है। इसके बाद आपने मास्क को नहीं छूना। खुदा के लिए हाथ जोड़ के कहता हूं, मास्क को मत छुएं। उसको उतारने का भी एक प्रोटोकॉल है, यहां से उतारे, ये यूं पहने। ये नहीं कि उसके बाद पॉकेट में रख दिया, टेबल पे रख दिया, घर में जाके अलमारी में रख दिया और फिर वही उतारा पहन लिया। ऐसा नहीं है। खुदा के लिए बात को समझें। मैं आम आदमी को कह रहा हूं, जब तक आप SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो ये 30 रुपए वाला मास्क पहन लें, 300 रुपए वाला मास्क पहन लें, आप उसके बाद 1000 रुपए वाला मास्क पहन लें, वो आपको फायदा नहीं देगा। अच्छा, हमने अमीन आपसे जरा स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात करनी है। ये तो बड़ी अच्छी आपने हमें बात बता दी, समझा दी, क्योंकि ये तो हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन कितना मौसर है वो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले हम चलेंगे कराची और खावर खान हमारा इंतजार कर रहे हैं। खावर कैसे हैं आप? एक तो गर्मी बहुत है, आप बाहर खड़े हुए हैं, तो हमने सोचा आपसे ज़रा पहले बात कर लें। बताइएगा, जो इन इलाकों में कराची में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया वहाँ तो कह रहे थे जी लोगों को दफ्तर जाने की भी इजाज़त नहीं होगी, तो ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कहा ही जा सकता है, होना तो मुमकिन नहीं है। कितना है ये स्मार्ट लॉकडाउन जो हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में?
जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जाए तो जिस तरह DHOs की जानिब से तमाम 6 ज़िला के डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा गया कि जी स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, इलाके मुख्तस किए गए, पुलिस भी मुतारिक हुई, कानून नाफिज करने वाले भी मुतारिक हुए, लेकिन अमलन जो हमें उसके नताइज नज़र आए वो हमें उस तरह के नज़र नहीं आए हैं। 7 बजे का टाइम दिया गया था कि जी बाकायदा उसके बाद जो इलाके सील कर दिए जाएंगे, लेकिन हमने बाकायदा इलाकों की रिपोर्टिंग भी की, वहाँ गए भी, देखा भी, लेकिन हमें उसके बरक्स इंतजामात नज़र आए। अगर गुज़िश्ता 48 घंटों का ही जायज़ा ले लिया जाए कि केसेस में किस हद तक इजाफा हुआ है, तो ज़िला शर्की में जब से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था तो जुम्मे के रोज़ 360 केसेस आए थे, जो कि हफ्ते के रोज़ और इतवार के रोज़ बढ़कर 395 तक जा पहुँचे। इसी तरह ज़िला जनूबी में 346 केसेस आए थे, वो बढ़कर जो है 363 तक जा पहुँचे। ज़िला वस्ती में 165 केसेस आए थे स्मार्ट लॉकडाउन से पहले, और स्मार्ट लॉकडाउन के बाद 172 केसेस आए हैं। इसी तरह ज़िला कोरंगी में 119 केसेस थे, जो कि बढ़कर 140 हो गए। सिर्फ मलीर और मलीर में जो है केसेस है जो 185 थे, जो कि कम होकर 99 हो गए। और इसी तरह जो है एक ज़िला और जहाँ पे केसेस जो है वो 185 से कम होकर 99 हुए हैं। लेकिन सिर्फ 2 ज़िला ऐसे हैं जहाँ पर जो है ये स्मार्ट लॉकडाउन की थोड़ी सी हमें बेहतरी नज़र आई है, लेकिन जो दीगर इलाके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, वहाँ पर जो हमें कोई लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हमें उस तरह के इक़दाम नज़र नहीं आए हैं। दुकानें उसी तरह खुल रही हैं, लोग उसी तरह जा रहे हैं, SOPs का इक्का दुक्का अमल दरामद ज़रूर होता है, मास्क लोग पहनते हैं, लेकिन जिस तरह अमीन हफीज़ ने कहा कि जी अपनी हिसाब से पहनते हैं कि जिस तरह मुझे अच्छा लगेगा, मैं जब दिल जाएगा पहन लूँगा, जब बाहर निकलूँगा जेब से निकाल के पहन लूँगा, तो वो सूरत हमें यहाँ पर भी ज़रूर नज़र आ रही है। राइट, आपने खबर बड़ा अच्छा हमें नंबर्स वाइज बता दिया कि जहाँ जहाँ हुआ 2 अजला जिनका आप जिक्र कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन, वहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन बाकी अजला में एज सच कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड गेज कि हम जज कर सकें कि क्या बेहतरी आई है नहीं आई है। अमीन, क्विकली, टाइम हमारे पास बहुत कम है, लाहौर के जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है, कितना स्मार्ट है, कितना लॉकडाउन है वो? जी अब्दुल्ला साहब, लाहौर में इब्तदाई तौर पे इन्होंने 70 से ज़्यादा मुख्तलिफ इलाके थे, मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों के ब्लॉक्स थे, गलियाँ थी, जिनको लॉकडाउन किया। मैं ज़ाती तौर पे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और ख़ुद मेरा अपना जो इलाका जोहर टाउन है, मैं G ब्लॉक में रहता हूँ। हमारे सड़क के दूसरी तरफ F2 ब्लॉक है, जिसको इन्होंने लॉकडाउन किया है, स्मार्ट लॉकडाउन। अब्दुल्ला भाई, सच्ची बात है, अच्छी बात को अच्छा कहना चाहिए। मेरे घर के बिल्कुल सेंटर वाली रोड है और दूसरी तरफ F2 ब्लॉक है। वहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ है, वहाँ पे हर गली के बाहर उन्होंने बैरियर्स लगाए हैं, कांस्टेबल हर गली के बाहर खड़ा है। हुकूमती कोशिशें बेहतरीन कोशिशें हैं। और अब हो क्या रहा है अब्दुल्ला साहब कि जिन गलियों में लॉकडाउन हुआ है, अब आम लोग उन गलियों में जाते हुए डरते हैं। जो गलियों के अंदर के लोग मौजूद हैं, उस इलाके के, उस ब्लॉक के लोग मौजूद हैं, वो बाहर आते हुए डर रहे हैं, उनके रिश्तेदार उनको मिलते हुए डर रहे हैं। मतलब ये है कि जहां हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया है वहां पर बेहतरी आई है। जाहिर है थोड़े पहले कर लिए जाते तो और बेहतरी आती, लेकिन अब जो स्मार्ट लॉकडाउन आप बता रहे हैं हुआ हुआ है, अच्छी बात है कि उस पर एक्चुअली सख्ती से अमल दरामद कोशिश की जा रही है। खबर ने भी हमें बताया जिन 2 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है वहाँ पे नंबर्स में एक विजिबल डिफरेंस आया है। बाकी जगह जहाँ सख्ती नहीं है वहाँ पे नंबर्स में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इतना एज सच डिफरेंस नहीं आ रहा है। सो यस, इफ दिस स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रैटेजी सीम्स टू बी वर्किंग, तो इसको और बेहतरी के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए। अभी हम वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स पर साइंस के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान साहब से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप उन लोगों में शामिल हैं जो पहले दिन से कह रहे हैं कि कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए ताकि कोरोना की असल सूरत हाल का अंदाजा हो, और अब तो ये बात हमारे सामने है कि कितने ही लोग हैं जिनको पता है कि कोरोना है, वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, बस अपने घर में आइसोलेट होकर बैठ गए हैं, अस्पताल में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अनरिपोर्टेड केसेस तो हज़ारों नहीं लाखों में है इस वक्त मुल्क में। इस वक्त लगभग 30,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं, तो क्या ये नंबर्स रिलायबल हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है कि कम से कम 1% पॉपुलेशन जो है उसकी एनालिसिस होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, जिसके हिसाब से तकरीबन 22 लाख या 25 लाख टेस्ट पाकिस्तान में होने चाहिए थे अब तक। हमने तकरीबन 9 या 10 लाख टेस्ट किए हैं, तो अभी भी टेस्टिंग बहुत कम है। मेरे ख्याल से इसको काफ़ी बढ़ानी पड़ेगी, और ख़ास तौर पे रैंडम टेस्टिंग नहीं हो रही। जो टेस्टिंग हो रही है वो सिर्फ उन लोगों की हो रही है
जिनमें सिम्टम्स हैं, जिसमें खांसी बुखार इस तरह के सिम्टम्स आ गए हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है सिर्फ। जब तक हम जनरल पॉपुलेशन की टेस्टिंग नहीं करेंगे और ये अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि कितने % मुब्तला हो चुके हैं इस बीमारी में पाकिस्तान में, जब तक हम सही प्लानिंग नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से इसको टेस्टिंग को और बढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त तक हुकूमत की पॉलिसी यहाँ वहाँ से होती हुई अब उस जगह पे मौजूद है कि मुख्तलिफ इलाकों में और इलाके मार्क करके स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। आपको लगता है कि इसका फ़ायदा होगा अल्टीमेटली हमें? ये बहुत अच्छी पॉलिसी है हुकूमत की कि पूरा कंप्लीट सारे मुल्क को बंद ना करें, बल्कि सेलेक्टिव लॉकडाउन करें उन इलाकों का जहाँ जहाँ पे ये फैल रहा है, जहाँ से तेज़ फैल रहा है, और हॉटस्पॉट्स हर शहर में आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनको उन जगहों को लॉकडाउन किया जा रहा है। तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और इसका फ़ायदा ये है कि आपकी सनतें फिर भी चलती रहेंगी, जो अहम सनतें हैं ख़ास तौर पे वो चलती रहेंगी, और जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार के मौक़े फिर भी बरकरार रहेंगे। कुछ इलाके सिर्फ मुल्क के इम्पैक्ट होगा उनके ऊपर, बाकी मुल्क जो है वो मामूल के मुताबिक वहाँ पे ख़ास तौर पे हमारी जो सनतें हैं और जो दूसरी कारोबार हैं वो मामूल के मुताबिक चलते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये सवाल वाकई सीरियस है और हम आपसे भी ज़रा रहनुमाई चाहते हैं। शायद हम ही गलत हों कि हमारी एक वज़ीर ने बताया कि कोविड-19 का मतलब है कि इस वायरस के 19 टाइप्स हैं और हर मुल्क में मुख्तलिफ टाइप का वायरस आता है जो वहाँ के लोगों को अफेक्ट करता है। और इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेख ज़मान बता चुके थे कि कोरोना जो पाकिस्तान में आया ये कैटेगरी C है, ये इतना कमज़ोर है कि बस बेचारा लागर सा कहीं पड़ा हुआ है। कितना वज़न है इन बातों में? पाकिस्तान में जो ये वायरस पाया जाता है ये चीन के वायरस से किसी हद तक मुख्तलिफ है। इसमें 8 जगह पर म्यूटेशंस हो चुकी हैं, तब्दीलियां आ चुकी हैं इसके स्ट्रक्चर में। और जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च जो कि कराची यूनिवर्सिटी में वाक़ है, वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर तय किया गया कि क्या है, और ये पाया, और इसके नतीजे में हमें ये पता चला है कि यहाँ पाकिस्तान में जो वायरस है ये म्यूटेट कर रहा है। और हमने 100 जगह पर और कलेक्शन करी हैं सैम्पल्स की, और एक 100 जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से इन वायरसेस को हासिल करें और फिर देखें कि उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं और कितनी अक़साम हैं इन वायरसेस की पाकिस्तान में। तो जैसे ही हमें इनकी अक़साम का अंदाज़ा होगा तो फिर उनके बिहेवियर का कि किस इन वायरसेस में क्या तब्दीलियाँ आई हैं और उससे इसमें जो वायरुलेंस है, फैलने की जो इसमें ताकत है वो किस हद तक है, उसके बारे में भी अंदाज़ा हो पाएगा। अभी तक तो साइंसदान भी गेज कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हाउ इज़ दिस वायरस बिहेविंग इन पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, लेकिन एट टाइम्स हमारी जो हुकूमती शख्सियात हैं उनको पहले ही इंफॉर्मेशन शायद साइंसदान नहीं या उनके ज़राए दे देते हैं कि जनाब ये कैटेगरी C है या इसके 19 पॉइंट्स हैं। बट दीज आर सीरियस मैटर्स, क्योंकि इसमें आवाम की जान का मामला इन्वॉल्व है। हम कहते हैं ना आवाम का जानो माल, तो जान भी है और माल भी ज़ाहिर है इसमें इन्वॉल्व है। सो दिस हैज़ टू बी टेकन सीरियसली एंड दिस हैज़ टू बी एड्रेस्ड सीरियसली। इस्लामाबाद से हमारे पास ताज़ा तरीन खबर है, लॉकडाउन मौसर किया जाए तो नताइज भी हासिल किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद में 1 हफ्ते के स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज हौसला अफजा आना शुरू हो गए हैं, विच इज़ कमेंडेबल। जो अच्छी बात है हम उसकी तारीफ़ करेंगे, जो मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको हाईलाइट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफाकत का कहना है कि G9 सेक्टर में नए केसेस की तादाद में तकरीबन 50 से 60% कमी आई है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि इस्लामाबाद ही वो शहर है जहाँ पर यह स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया था, इवन बिफोर लाहौर एंड कराची। सो इस्लामाबाद के इन सेक्टर्स में जहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है वहाँ 50 से 60% इन केसेस के रिपोर्ट होने की शरह कम हुई है, और स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहा तो नए केसेस में 90% तक कमी आ जाएगी, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। सो जिन जिन इलाकों में वाकई हॉटस्पॉट्स हैं उनमें अगर मौसर लॉकडाउन हो तो फिर बेहतरी आ सकती है, नंबर्स जो रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, बताना आपको ये है कि मारूफ आलम दीन अल्लामा तालिब जौहरी साहब की बात करेंगे, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, लेकिन इस वक्फे के बाद। इंतहाई अफसोस के साथ आपको बताएं कि मारूफ आलम दीन अल्लामा तालिब जौहरी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। वो कई रोज़ से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे।
उनकी उम्र 81 बरस थी। अल्लामा तालिब जोहरी 27 अगस्त 1939 को 1939 भारतीय शहर पटना में पैदा हुए। शाम गरीबा की मजालिस से अल्लामा तालिब जोहरी की शोहरत पाकिस्तान और फिर दुनिया भर में फैल गई। मेरी बात पे एतबार कर लो, जब अकल दी हो तो अकल से फैसला कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा भाई, अल्लामा तालिब जोहरी ने कुरान की तफसीर समेत कई किताबें लिखी हैं, शायर भी थे और जिसके 3 मजमूए इन्होंने शाया किए और इनके चाहने वाले, इनके मुतक़िदीन की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों करोड़ों में है। और अल्लामा तालिब जोहरी की वफ़ात से 2 दिन कबल मारूफ आलिम दीन और मुहतमिम जामिया बनूरिया मुफ्ती मोहम्मद नईम भी खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी भी दीन के लिए बेशबहा खिदमत हैं और मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा साइड टाउन में अदा की गई। नमाज जनाजा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती नईम को कराची में सुपुर्द खाक किया गया। हज़ारों अफराद की मौजूदगी के सबब जनाज़गाह में 3 मरतबा तौसी करना पड़ी। नमाज जनाजा में जामिया बनूरिया के मुअल्लिम, तलबा, वफ़ाक़ुल मदारिस समेत मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने और इनके चाहने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक और ट्रिब्यूट विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर टॉप स्टोरीज एज वेल। लाखों दिलों पर राज करने वाले मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को हमसे बिछड़े 4 साल बीत गए। कल किसी बात लगती है बिल्कुल जब रमज़ान ही था और ये ख़बर हम सबको मिली थी और सब हैरान और परेशान और हक्का बक्का रह गए थे कि क्या अमजद साबरी हम सबको छोड़कर चले गए। अभी हम उस सूरत हाल पर आ गए हैं जब इवन हमें भी ज़रूरत पड़ रही है किसी पॉजिटिव मरीज़ को दिखाने के लिए। तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तो अपने तमाम रेफरेंसेस और तमाम कनेक्शंस इस्तेमाल करने के बाद भी मैं अपनी ही कॉलीग को एंकर हुमा अमीर शाह, वो भी कोविड पॉजिटिव हैं इस वक्त, उनकी वालिदा को ज़रूरत थी और कल हम लोग कोशिश करते रहे कि कोई अस्पताल उन्हें एडमिट कर ले, लेकिन हर एक की तरफ से तकरीबन यही जवाब आया कि जगह नहीं है। तो वाकई फिर जगह नहीं है तो बाकी लोगों का होगा क्या? अस्पतालों में जो जगह की कमी तो है और ये हकीकत है। और जिस तरह कोविड फैल रहा है, वेंट्स की तादाद भी शहर में कम होती जा रही है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि जिनके लिए आप बेड ढूंढ रहे थे उनके लिए बेड मैसर नहीं हुआ, पर इट्स अ रैपिडली इवॉल्विंग प्रोसेस। बेड्स खाली होते हैं। इफ अ हॉस्पिटल इज सेइंग कि अभी हमारे पास बेड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली 2 घंटे बाद शायद उनके पास बेड हो जाए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल मरीज आ रहे हैं एंड फिर बेड्स वेकेट भी हो जाते हैं। और दूसरी जो बात है कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी बेड कैपेसिटीज बढ़ाई हैं। पोर्टेबल वेंट्स आ गए हैं इमरजेंसीज के अंदर, इमरजेंसीज की कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स के कोविड बेड्स बढ़ रहे हैं। So the government and the hospitals are trying their level best to keep with the pace of the upsurge of the COVID-19 cases, but of course it needs to be controlled. अच्छा डॉक्टर समा, एक बात बाय द वे आप सबको बता दें जो हमें देख रहे हैं कि हमारी नंबर्स अब ऑन हैं, आप हमें सवाल भेज सकते हैं, हम आपके सवाल बराह रास्त डॉक्टर समा से पूछेंगे। डॉक्टर समा, एक बात, अब तो जिससे मिले वो कहते हैं जी सभी को होना है और ज़हनी तौर पर तैयार रहें, लेकिन अगर सभी को होगा तो जाहिर है कि हमारे बुजुर्ग सबसे ज़्यादा उसमें वल्नरेबल होंगे। तो ये तो बड़ी खौफनाक सोच है कि फिर सबको होना है। फिर लोग ऐसे में बेहतियाती भी शुरू कर देते हैं कि करें तो क्या करें कि सबको होना है। तो वाकई क्या ऐसा है कि सबको होना है और हम जितनी भी एहतियात कर लें कोई नहीं बच सकता? नहीं, ये हकीकत नहीं है कि कोई नहीं बच सकता। अगर आप एहतियात करेंगे तो आप ज़रूर बचे रहेंगे। As Pakistani suffering from this pandemic, आपका फर्ज है कि आप अपने घर के बच्चों को घर में रखें, आप अपने घर के बुजुर्गों में घर में रखें। बुजुर्ग और बच्चे किसी से इंटरैक्ट ना करें जो घर के बाहर से बिलोंग करता हो। जो मिडिल एज लोग हैं जो 20 to 45 के ब्रैकेट में हैं, उन्होंने काम पे भी जाना है बिकॉज देयर इज इकोनॉमिक क्राइसिस, दे हैव टू गो टू देयर जॉब्स। वो अपने SOPs फॉलो करें, मास्क पहन के रखें, हैंड सैनिटाइज करके रखें और 6 फुट का फासला रखें। और बेशक आप काम पे जाएं, बट प्लीज 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 मेंटेन दी SOPs। एंड घर से बाहर जाने वाले जो लोग हैं, ऑफ कोर्स वो एट
सर्टेन रिस्क तो है, क्योंकि जब दोनों पार्टीज अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और दूसरा कोविड नेगेटिव है और दोनों ने मास्क पहना हुआ है, तब भी 1% चांस है दैट the non-COVID person may catch the infection, so there is still a chance, right? तो उसमें ये है कि घर से बाहर जाने वाला जो मर्द है या औरत है, जब वो घर वापस आए तो वो अपने बुजुर्गों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने बच्चों से भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें. लाइक अस डॉक्टर्स, वी गो टू वर्क, वी आर एक्सपोज्ड. हम अपने घर के बुजुर्गों से थोड़ा फासला रखते हैं घर के अंदर, अपने घर के बच्चों से भी फासला रखते हैं. बाकी अल्लाह की ज़ात बड़ी है. बाकी खुदा से दुआ करें कि आप इससे बिल्कुल. आपने कुछ अच्छी टिप्स बता दें कि जो भी है, जो जिनका बाहर का एक्सपोजर है, वो अपने बच्चों और अपने पर्टिकुलरली अपने बुजुर्गों से जो है महफूज रहें, दूर रहें. उनको कोई गले लगने की या जफ्फी डालने की ज़रूरत नहीं है. हमारा कल्चर है, हम माँ बाप को प्यार जताते हैं, तो ये कुछ दिन के लिए ज़रा रोक दें. अच्छा, हमारे पास कराची से सवाल आया, प्लीज़ नाम दोबारा बताइएगा मुझे. मोहम्मद हनीफ कराची से पूछ रहे हैं कि 14 दिन हो गए हैं, अब उन्हें कंप्लीट, अब उनके सिम्टम्स ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल, तो क्या उनको दोबारा अपना टेस्ट कराने की ज़रूरत है या वो अपने आप को डी आइसोलेट कर दें, नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएं? अगर वो सिम्टम फ्री हैं तो अपने आप को डी आइसोलेट कर सकते हैं. एज पर द न्यू पॉलिसी 14 दिन के बाद टेस्ट की ज़रूरत नहीं है अगर आप एसिम्प्टोमेटिक. ठीक है, ये तो ब्रिलियंट हो गया, क्योंकि बहुत से लोग फिर वो टेस्ट कराते हैं, फिर निकल आता है, फिर 21 दिन बाद कराते हैं, तो एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें ज़ाहिर है टेस्ट्स के भी खर्चे आते हैं और एवरीबडी इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव टेस्ट. ये आपने अच्छा किया कि बता दिया. अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और भी बात बताएं, वो तमाम मरीज़ जो कोविड के अलावा किसी और बीमारी से इस वक्त लड़ रहे हैं और उनकी भी हालत घर में इसलिए बिगड़ जाती है बिकॉज पीपल आर रिलक्टेंट टू गो टू हॉस्पिटल्स, तो क्या हमारे अस्पतालों में ऐसे इंतजामात हैं कि बाकी जो इमरजेंसी केसेस हैं या बाकी जो सर्विसेज हैं उनका कोई एक्सपोजर कोविड के पेशेंट्स के साथ नहीं है? बिकॉज दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर एनीबडी हु इज ट्राइंग टू सेव हिज और हर लाइफ बिकॉज ऑफ सम अदर इलनेस. देखें, इस वक्त ज़्यादातर ओपीडीज जो हैं वो टेलीमेडिसिन के थ्रू हो रही हैं और अगर आप अपना मुअल्लिद से मशवरा ले सकते हैं थ्रू टेलीमेडिसिन, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू स्काइप, थ्रू जूम, देन बाय ऑल मीन्स डू दैट. अगर आपको कोई इमरजेंसी कंडीशन है जो कोविड से जिसका ताल्लुक नहीं है और आपको अस्पताल आने की ज़रूरत है, द डोर्स ऑफ द हॉस्पिटल्स आर ओपन. हर हॉस्पिटल कोविड मरीज को भी देख रहा है, नॉन कोविड को भी देख रहा है. ये ज़रूरी है कि अगर आप नॉन कोविड मरीज हैं और आप अस्पताल आ रहे हैं तो आप ज़रूर मास्क पहन के आएं. ठीक है, आप मास्क पहन के आएं अस्पताल अगर जाना भी है. बेशक है, बट अगर इमरजेंसी है तो हॉस्पिटल भी हाजिर है आपकी खिदमत के लिए और आपको ट्रीटमेंट भी मिलनी चाहिए जो आपका हक है. जी बिल्कुल. अच्छा, डॉक्टर समा ज़करिया लाहौर से हमसे पूछ रहे हैं कि उनकी वाइफ हैं, उनकी उम्र है 45 साल और उनको सिर्फ थकावट है, बेइंतहा थकावट है और जिस्म में दर्द है, तो इज दैट अ सिम्टम और क्या उन्हें टेस्ट कराना चाहिए? अच्छा, नंबर 1 तो आपको ये देखना है कि इज शी अ हाउसवाइफ? जी, शी इज अ हाउसवाइफ. इंटरेक्शन किन लोगों से है? अगर तो वो घर पे ही रहती हैं और घर में कोई आना जाना नहीं है बाहर के लोगों का, उनके हस्बैंड भी घर पे ही हैं और वो काम पे नहीं जा रहे, अगर इस तरह आइसोलेटेड सी एनवायरनमेंट है तो वी कैन से कि ये जिस्म की दर्द और थकावट एक आम बीमारी हो सकती है. बट अगर घर में लोगों का आना जाना है और हस्बैंड जो हैं वो बाहर काम पे जाते हैं एंड ही इज एक्सपोज्ड टू पीपल आउटसाइड, then he may be an asymptomatic carrier who has probably given her the disease. So in that case, she should be tested. यानी कि इन दिस केस ज़करिया आपको पता लग गया कि आपकी अहलिया का टेस्ट होना चाहिए. आई एम श्योर कि आप में से ज़ाहिर है घर में अब तो बहुत कम ऐसे हाउस होल्ड्स रह गए हैं डॉक्टर समा जहाँ पर कोई भी घर से बाहर ना जाए और सभी लोग घर के अंदर महदूद हों, ज़ाहिर है, क्योंकि कब तक कर सकते हैं. अच्छा, बच्चों के बारे में बहुत सवाल आता है कि क्या बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हैं? एक ओपिनियन ये भी आती है कि हम सब के एज ग्रुप्स में बच्चे सबसे ज़्यादा सेफ हैं, तो ज़रा हमें क्लियर कर देंगे. बच्चों के अंदर कोविड कम पाया गया है, ज़्यादातर कोविड पाया गया है 20 ऑनवर्ड्स के एज ब्रैकेट्स के अंदर, और बच्चों में अगर ये होता भी है तो रिकवरी रेट अच्छा है. इट्स नॉट सो वीक.
हाँ, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे हैं, जो बच्चे कीमोथेरेपी पे हैं, जो कैंसर के मरीज हैं, ये बहुत छोटे बच्चे जो हैं, जो नियोनेट्स हैं, अंडर 3 months, अंडर 1 year of age, those are at risk. So आपका जो स्ट्रैटा है वो बहुत यंग है और बहुत एल्डरली है, जिनके अंदर ये बुरी शक्ल इख्तियार कर सकता है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल डॉक्टर साहबा, क्योंकि हम सबको ऑलमोस्ट कोरोना ने वहम का मरीज़ भी बना दिया है। अंजुम का कराची से सवाल है और मैं बड़ा अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी उन्होंने गलती से बेहदहानी में, क्योंकि हमें कभी कभी नहीं ख्याल रहता, एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से हाथ मिला लिया। ऑल्दो उन्होंने अपने हाथ को, अपनी आँखों वगैरह को नहीं छुआ, मुँह को नहीं छुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना हाथ धो लिया। होपफुली आई एम श्योर कि अच्छे से ही धोया होगा। तो क्या वो परेशान हों या उन्हें टेस्ट कराने की ज़रूरत है, क्या करें? परेशानी इनकी बरहक है। अगर आपने मास्क पहना हुआ है और आपके सामने वाला जिसे आपने हाथ में लाया है उसने मास्क पहना हुआ था, तो फिर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन काफ़ी कम है। बिकॉज ठीक है, हाथ आपने मिला लिया कोविड पॉजिटिव, उसके बाद आपने हाथ धो लिया, आपने अपने मुंह पे उस वक्त हाथ नहीं लगाया, ओके दैट्स गुड। प्रोवाइडेड दोनों पार्टीज ने मास्क पहना हो, 6 फुट का डिस्टेंस रखा हो, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी लेस। बट आई थिंक वो अगर टेस्ट करा ले तो उनको ज़हनी सुकून हासिल हो जाएगा। क्योंकि जाहिर है हाथ मिलाया तो 6 फुट का डिस्टेंस तो नहीं मेंटेन हुआ ना, तो जाहिर है वो डिस्टेंस वाला ब्रीच तो हुआ है, इसलिए बेहतर है कि वो टेस्ट करा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर समा, और हम आपको और आप जैसे तमाम लोगों को भी खिराज तहसीन पेश करेंगे जो इस माहौल और इस एनवायरनमेंट में हम सब की खिदमत कर रहे हैं और इस बीमारी से लड़ने में पूरे पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और हमने आपको बताना है कि वज़ीर आज़म के ज़रा ड्रामा नवीसों से, ड्रामा राइटर्स से मुलाकात हुई है। तलाक वाले मसाइल छोड़ें, नौजवान नस्ल को कौमी इक़्तिदार से आगाह करें, गैर मुल्की कल्चर से छुटकारा हासिल करें। जैसे क्या गैर मुल्की कल्चर होता है हमारे ड्रामों में। वज़ीर आज़म ने ड्रामा निगारों और लिखारियों को नया मिशन दे दिया है। जुमे के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए कराची और लाहौर में चंद नामवर ड्रामा राइटर्स से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज और मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा ने भी वज़ीर आज़म के हमरा वो मौजूद थे। जिन मुसन्निफ़ीन को मदऊ किया गया था उनमें हसीना मोइन साहिबा किसी तारुफ की मोहताज हैं ही नहीं, अमजद इस्लाम अमजद साहब बिग नेम, इफ्तिखार आरिफ साहब, फ़ारूक कैसर, बीगुल, फसी बारी खान, ज़फ़र मेराज, जंजील आसिम शाह, आमना मुफ्ती और साजिद गुल, साइमा इकराम चौधरी और जहाज़िब कमर शामिल थे। इनमें से इफ्तिखार आरिफ, फ़ारूक कैसर और साजिद गुल वीडियो लिंक पर होने की वजह से शरीक नहीं हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बहुत केसेस सामने आ रहे हैं, पहले नंबर पर है। पूरा माशरा इखलाकी गिरावट का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में तलाक की बढ़ती शरह की वजह मगरबियत पसंदी और अखलाकी ज़वाल है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि माशरा बिगड़ रहा है, नौजवान नस्ल को हमारी तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल नहीं हैं, इसलिए ड्रामा निगारों की ज़िम्मेदारी है कि वो नई नस्ल की अखलाकी तरबियत और किरदार साजी में अपना किरदार अदा करें। ड्रामा तहरीर करने वालों में अपनी मिसाल आप अमजद इस्लाम अमजद साहब भी उस मुलाकात में शरीक थे और वो आज हैं हमारे साथ, तो उनसे ज़रा मज़ीद मालूम कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। वज़ीर आज़म ने मुल्क के नामवर ड्रामा नवीसों और लिखारियों से तबादला ख्याल किया। बुनियादी तौर पर क्या चीज़ें थीं या वो क्या चाहते हैं जिन पे अब इस आर्ट फॉर्म को तख्लीक किया जाए? देखिए, असल में प्राइम मिनिस्टर का ख्याल यही था कि मौजूदा टीवी हमारे जो प्रोग्राम हैं और उसने हमारा सोशल मीडिया है, उसने हमारी वैल्यूज़ को भी बहुत डिस्टर्ब कर दिया है और हमारी हिस्ट्री को भी। तो हमें ये चाहिए कि जिस तरह हिस्टोरिकल प्लेस के जरिए से हम नौजवान नस्ल को अपना माजी दिखाते हैं और आज की इशूज़ के हवाले से उनको अपनी अखलाकियात बताते हैं, तो उसको कोई रिवाइव करने के लिए किया जाए। और बहुत दिनों से पीटीवी खास तौर पे जो है अब वो एक तरह से बैकफुट पे चला गया है, तो उसको भी रिवाइव किया जाए। और हमारे जो दूसरे चैनल्स हैं जो ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी साथ लेकर एक ऐसी सिचुएशन बनाई जाए कि लोग फिर अपने टीवी की तरफ अट्रैक्ट हों और उनके साथ हम अखलाकियात के हवाले से, माजी के हवाले से, तमद्दुन के हवाले से बात भी कर सकें, तो ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं।
अच्छा अमजद साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि हमारे ड्रामों में पाकिस्तानियत नज़र नहीं आनी चाहिए, गैर मुल्की कल्चर को फ़रोग नहीं मिलना चाहिए, तो क्या आपके ख्याल में इस वक्त या माजी में हमारे ड्रामे बैरूनी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? वो यही था कि वो जिस तरह की एक अखलाकी हवाले जो हैं वो वेस्ट में नज़र आते हैं और बल्कि हमारे हमसाय मुल्क में भी, कि उसमें जो अखलाकियात का एक लेवल है या तहजीब का एक लेवल है वो बहुत मुख्तलिफ है, और उसमें से ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट क्रैश करती हों आपकी अखलाकियात से उनको ज़ाहिर है फॉलो नहीं करना चाहिए, और मैं भी इसके हक़ में उनको, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं जो उनकी टेक्नोलॉजी में और इश्यूज में जो चीज़ें हैं उनके बारे में sort of agree to this, क्योंकि अब मैंने रिसेंटली भी कुछ ड्रामों में देखा है कि शराब नोशी दिखाई जाती है और साथ में एक टिकर लगा दिया जाता है कि शराब नोशी हराम है, तो पहले नहीं होता था और उसके बगैर भी ड्रामे और स्टोरी कन्वे हो जाती थी। अब अमजद साहब ये बताइएगा कि एक और बात का भी बहुत तस्करा हुआ है कि बकौल वज़ीर आज़म हमारे ड्रामों में जो कुछ दिखाया जाता है इससे तलाक के वाक़यात पड़ते हैं और उस अमल को फ़रोग़ मिलता है, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह, और ये उसको फंसा लो तो उसको पसंद कर लो, और बहनोई के साथ मौशका, तो ये इशूज़ तो हमारे ड्रामों में हमने अभी भी देखे हैं। वुड यू एग्री टू दिस? नहीं, ये बात इस तरह से नहीं कही गई थी, वो कहना ये चाह रहे थे, और जो जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि हमारे ड्रामों में जो इश्यूज हम दिखा रहे हैं इसमें एमेंसिपेशन के या अपनी राय के उसमें होता यह है कि उसमें इतना ज़्यादा यानी जोर दिया जाता है कि टॉयलेट कोई नहीं करता, यानी अपने हकूक़ के हवाले से मर्द और औरतें आपस में लड़ते रहते हैं, और इसके बाद बहुत सारे इश्यूज जो हम उनको दिखाते हैं उसकी वजह से उनमें वो जो घरों में एक मोहब्बत और इत्तेफाक और प्यार आपस में बढ़ना चाहिए वो छोटी छोटी बातों पर उसमें रखना पड़ जाता है, जिसकी वजह से तलाकों की शरह बढ़ गई है। तो मकसद ये था कि तलाकों के खिलाफ नहीं था, ये था कि तलाकों की शरह बढ़ गई है, और उसको रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए हमें ये चाहिए कि आपस में प्यार मोहब्बत और एक दूसरे को स्पेस देना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना और एक दूसरे के साथ चलना, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाए। गालिबन ये मैं समझ सका था उसको मकसद। चलें, ये बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अमजद इस्लाम। अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। एक और अहम मामला आपको बताना ये है कि हुकूमत चाहे तो चीनी माफिया के खिलाफ खुलकर कार्रवाई कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया है। अब आवाम को सस्ती चीनी मिलनी भी चाहिए। पता चले कि पेट्रोल की तरह चीनी आवाम से दूर ना हो जाए और आवाम फिर रुल जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर शुगर मिल्स को स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया है और अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि वफाकी हुकूमत का चीनी केस पर इख्तियारात शहजाद अकबर को देना दुरुस्त नहीं। वफाकी हुकूमत ये केस नैब को भेज सकती है, और इससे पहले अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए आपको याद करा दें कि चीनी 70 रुपये फ़ी किलो फरोख्त करने का हुक्म दिया था, जो बाय द वे कहीं नहीं मिली थी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमल शौजब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया कमल साहबा। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि अदालत चीनी कमीशन रिपोर्ट से हुक्म इम्तना ख़त्म करे, स्टे ऑर्डर हटाए, ताकि हुकूमत शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सके। अब ये स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गया है, तो क्या प्लान है, किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जो 72 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई चीनी या कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे लाई गई और आवाम के साथ शेयर की गई। और उसके बाद वो जो चीनी का एसोसिएशन वाले हैं वो सारे चले गए अदालत में, और मैं समझती हूँ कि अदालत ने बड़ा इंटेलिजेंटली सारी इन्वेस्टिगेशन करके और स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। तो अब जो शहजाद अकबर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट्स की थी कि जितने कॉम्पिटेंट फोरम्स हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शामिल है, जिसमें FIA शामिल है, उसमें करप्शन कमीशन है और भी इसी तरह के इदारे हैं, उनको ये रिपोर्ट्स ऑलरेडी जा चुकी हैं, और ये इदारे अब अपने जो ड्यू कोर्स है वो करने के बाद नैब सबसे ज़्यादा इसमें शामिल है, और उसके बाद फिर ये जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, और अब इदारे फॉर्मल तरीके से इसमें इंक्वायरी भी करेंगे और पूछगछ करेंगे, और एक्शन का टाइम है। और इंशाल्लाह ताला क्योंकि हुकूमत का और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इस चीनी कमीशन को बनाने का और फिर इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का मकसद ही ये है कि जो इतने सालों से प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिससे अवाम का इस्तेहसाल होता है और निज़ाम जो है वो चोक होता है और निज़ाम को मैनिपुलेट किया जाता है, उसका ख़ात्मा हो और माफिया का सर कुचला जाए।
कमल साहबा, इस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम भी हैं, तो उनके भी हैं जो बैरून मुल्क चले गए हैं। आई गेस मेंशन करने की ज़रूरत तो नहीं है, सभी जानते हैं। अगर कार्रवाई शफाफ अंदाज में आगे बढ़ानी है तो फिर उन पर भी हाथ डालना पड़ेगा। ऐसा कोई इरादा है? उनको वापस बुलाने का कहेंगे या कार्रवाई करेंगे कि वो वापस आएँ? देखिए जी, अगर कार्रवाई ना करनी होती और ख़ाली ड्रामा करना होता तो तहरीक इंसाफ कि किसी बंदे का इसमें नाम ही नहीं आता। और आपको मालूम है कि इसमें हमारे बड़े वो सीनियर रहनुमा हैं, जहांगीर तरीन साहब जिनका नाम आया, और वज़ीर आज़म इमरान खान की तो हिस्ट्री है, जब एहतसाब की बात आए तो वो बहुत रूथलेस हैं, चाहे उनके सगी बहनें हों, उनके बहनोई हों, उनके वालिद साहब हों, कोई भी हो, असूलों पे और एहतसाब पे और इंसाफ पे वो कभी समझौता नहीं करते हैं। अपने पुराए का कोई उसमें फ़र्क नहीं देखते। अब मसला सारा ये है कि अब जिस फोरम पे ये चली जाएगी रिपोर्ट, आगे उन इदारों का काम है कि वो शफाफ अंदाज में इसको लेके चलें, और हम हुकूमत की तरफ से ना कोई अपना देखा जाएगा ना पराया देखा जाएगा, जैसे कि कमीशन की रिपोर्ट में भी नहीं किया गया। जो बैरून मुल्क गए हैं वो किसी अभी तक किसी कोर्ट के अंडर या किसी कॉम्पिटेंट फोरम जो लॉ की एम्बिट के अंडर आते हैं, उसने उनको समन जारी नहीं किए थे, ना उनको मुजरिम करार दिया था, ना मुलजिम करार दिया था। लेकिन जिस वक्त अब उनको बुलाया जाएगा और इंक्वायरी शुरू होगी फॉर्मल तरीके से, तो फिर मेरा ख्याल है यकीनन, बल्कि ख्याल नहीं यकीनन, वो वापस भी आएंगे और अपने केसेस का जो है वो सामना करेंगे। शुक्रिया आपका कमल शौज़ब साहिबा। आपने कहा कि जनाब जिस वक्त उन्हें बुलाया जाएगा, जहांगीर तरीन साहब की बात कर रही थी कि वो आएंगे भी और कार्रवाई भी शुरू होगी। लेट्स सी। और वाकई अगर ऐसा होता है तो दिस इज़ समथिंग दैट एवरी अदर पॉलिटिकल पार्टी शुड लुक अप टू। अभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास टाइम है ना जल्दी से खबर बताने का। क्रिकेट कमेंटेटर और साबिक खिलाड़ी एलन वाइकिंस ने का कहना है कि बाबर आजम में सलाहियत है कि वो मौजूदा 4 बेहतरीन बल्लेबाजों के साथ अपना नाम भी दर्ज करवा सकते हैं। जनाब, ये तो हम भी कहते हैं कि बाबर सुपर टैलेंटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए एलन का कहना था कि पाकिस्तान के T20 कप्तान फैब 4 को, यानी कि फैबुलस 4 को फेमस 5 बदलने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि अगर वो फैब 4 ऑलरेडी हैं तो 5वें की एडिशन हो जाएगी, तो फेमस 5 उन्होंने नाम भी तजवीज़ कर दिया कि व्हाट शुड बी द टर्म। फैब 4 में भारत के विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और इंग्लैंड के जो रूट शामिल हैं। सो आई थिंक दिस शुड नॉट एनी लॉन्गर बी फैब 4, दिस शुड बी फेमस 5, और इसमें 5वें होने चाहिए बाबर आजम। बट सर्टनली उनमें सलाहियत भरपूर मौजूद है, वो इंशाल्लाह और परफॉर्म करेंगे तो इसमें यकीनन अपना हिस्सा भी वो शामिल डाल देंगे। 28 तारीख को इंग्लैंड का टूर है, सो वी विश हिम लक एंड द रेस्ट ऑफ द टीम पाकिस्तान एज वेल। वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह सी यू टुमारो एंड विशिंग हुमा अ वेरी स्पीडी रिकवरी एंड अ फैमिली टू। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी एहतियात आपने रखनी है। जो लोग कहते हैं ना सबको नहीं, अगर एहतियात करेंगे तो नहीं होगा, बचे रहेंगे, सो बचे रहिए।